ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास का एक बयान सामने आया, दरअसल एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिका ने महीनों तक भारत को रूस से तेल आयात बंद करने के लिए दबाव यानी धमकाने जैसी नीति अपनाई और दबाव डाला। लेकिन ईरान के साथ 2 हफ्ते के युद्ध के बाद व्हाइट हाउस अब दुनिया से, जिसमें भारत भी शामिल है, रूसी कच्चा तेल खरीदने की गुहार लगा रहा है। यूरोप को लगा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के गैर कानूनी युद्ध का समर्थन करने से उसे रूस के खिलाफ अमेरिका का साथ मिल जाएगा, लेकिन यह बेहद शर्मनाक, बेहद निंदनीय है। दरअसल तेल के खेल में यही हुआ। पहले तो अमेरिका कहने लगा वेनेजुएला से तेल लो या अमेरिका से तेल लो, वेनेजुएला पर भी अमेरिका का कब्जा हो चुका है और अमेरिका से भी तेल लो और मनमानी कीमत पर तेल लो। रूस से तेल बिल्कुल बंद कर दिया गया, लाइसेंस जारी कर दिए गए और कह दिया गया कि रूस से तेल नहीं लिया जाएगा। भारत ने भी पता नहीं कौन सी नीति अपनाई, किस तरह से कंप्रोमाइज हुई तमाम चीजें और क्या ट्रेड डील हुई कि रूस से तेल का मामला बंद हो गया। अब जब लड़ाई शुरू हुई तो अमेरिका को पता चल गया कि भाई ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। ईरान को जितना हल्का समझ रहे थे उतना ही भारी पड़ गया है वो इजराइल और अमेरिका दोनों पर। उसके जो साथी हैं गल्फ के अमेरिका के, वो भी हाथ पैर खड़े कर चुके हैं, उनके भी हाथ पैर फूलने लगे हैं, वो खुद भाग रहे हैं और अमेरिका को भी उन इलाकों से भागना पड़ रहा है। तो अब क्या करें? खबरों के बीच आप लोगों से एक जरूरी बात कहनी है। अगर आपको हमारी स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पसंद आ रही हो तो आप लोग बोलता हिंदुस्तान को सपोर्ट भी कर सकते हैं। नीचे सुपर थैंक्स या मेंबरशिप लेकर हमारी पत्रकारिता को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए बोलता हिंदुस्तान आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा, शुक्रगुजार रहेगा। धन्यवाद। करें तो क्या करें? तो इजाजत दे दी गई। भारत को तो बाकायदा लाइसेंस नंबर जारी कर दिया गया कि आप 30 दिन के लिए रूस से तेल ले लीजिए। अब खबर यह आ रही है कि रूस से सिर्फ भारत को ही तेल लेने की इजाजत नहीं, बाकी सबको दे दी गई जिससे भी ट्रेड डील हुई कि सब लोग लो रूस से तेल। लेकिन मामला ये फंसा कि रूस जिस भाव में, जिस कीमत में भारत को पहले तेल देता था, शायद अब उस हिसाब से तेल नहीं देगा, क्योंकि आप किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, किसी की धमकी में अपनी नीति बदल दोगे, अपने व्यापार के साथी बदल दोगे। अजब माजरा है। अब हुआ क्या, इस तमाम चीजों का अगर आप ध्यान में रखें, जब रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तब अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही और लगाए। उस समय अमेरिका ने भारत सहित कई देशों पर दबाव डाला कि वो रूस से तेल ना खरीदे, क्योंकि इससे रूस को पैसा मिलता है और इससे वो युद्ध क्षमता उसकी बढ़ती है। अमेरिका से फिर क्यों खरीदे? अमेरिका से क्यों खरीदे और इजराइल से क्यों व्यापारिक संबंध बनाए? ये दोनों भी तो नरसंहार कर रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन उस पर खामोशी रहती है। भारत की भी खामोशी है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब स्थिति क्यों बदल गई? हाल ही में मध्य पूर्व में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और इससे जुड़े युद्ध के कारण वैश्विक तेल सप्लाई में समस्या पैदा हुई। खासकर स्ट्रेट और हॉर्मुज़ जैसे अहम समुद्री रास्तों में तनाव बढ़ने से तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई। इस वजह से दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी और सप्लाई कम होने लगी। अमेरिका ने अब करा क्या? तेल की कमी और कीमतों को स्थिर रखने के लिए अमेरिका ने अस्थायी रूप से रूस के तेल पर कुछ प्रतिबंध ढीले कर दिए और भारत जैसे देशों को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट दे दी गई। मतलब मेहरबानी कर दी उन्होंने। इसका उद्देश्य क्या था कि तेल सप्लाई बनी रहे, जो तेल नहीं आ पा रहा है बाहर अमेरिका और कहीं और से, वो दूसरे देशों तक पहुंच सके। ये डबल स्टैंडर्ड है अमेरिका का, भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकने का दबाव डालना और अब खुद ये कह रहा है कि रूसी तेल खरीदो। इस बात को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका की आलोचना की है और कहा है कि अब व्हाइट हाउस वही देशों से रूसी तेल खरीदने के लिए भीख मांग रहा है, दबाव डाल रहा है कि अब तेल खरीदो, भीख मांग रहा है। पहले जिन पर दबाव डाल रहा था। पैथेटिक शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। क्यों लिखा गया? ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका की नीति अवसरवादी है। यूरोप ने अमेरिका के साथ जो किया, लेकिन अब अमेरिका अपनी नीति बदल रहा है, इसलिए उन्हें पैथेटिक यानी कि कमजोर पाखंडी राजनीति कहना पड़ रहा है। पहले अमेरिका भारत को रूस से तेल न खरीदने के लिए दबाव डाल रहा था, धमका रहा था, लेकिन अब जब लड़ाई में हालत खराब होने लगी तो रूसी तेल खरीदने की इजाजत दे रहा है। ये समझा जा सकता है कि किस तरह से ये हो रहा है। राजू प्लेरकर ने लिखा कि एक लोकतंत्र में इतना ही काफी होता है कि प्रधानमंत्री को संसद में स्पष्टीकरण देने के बाद इस्तीफा देना पड़े, लेकिन ना तो एप्स्टीन खुलासे
ना राफेल घोटाला, ना कोविड-19 का कुप्रबंधन, ना ही वोट चोरी, ना पुलवामा, आरडीएक्स रहस्य, ना नोटबंदी की धोखेधड़ी, ना गोधरा कांड, किसी भी चीज ने मोदी सरकार पर कोई असर नहीं डाला, क्योंकि मोदी सरकार अपने वोटों से वैधता प्राप्त नहीं करती है। वो ज़ायनिस्ट शासन के हाथों में एक अवैध उपकरण है। भारत अमेरिका की तरह इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है। ये बहुत बड़ा गंभीर जो सवाल उन्होंने खड़ा किया राजू पलेरकर ने। और खास बात यह है कि राजू पलेरकर के इस ट्वीट जो उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री के बयान पर कोट करते हुए ट्वीट किया है, उसको बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी रीट्वीट किया है। जी हां, आप सुब्रमण्यम स्वामी के ट्विटर यानी एक्स की वॉल पर जाएंगे तो वहां पर आपको यह रीट्वीट मिल जाएगा। यानी वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि मोदी का इस्तीफा नहीं होता। ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के हाथ में एक उपकरण बन गए मोदी, और इसलिए वो इस्तीफा नहीं देते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कोई मामला हो जाए, इस्तीफे नहीं होते। वैसे भी बीजेपी में कहा जाता है कि इस्तीफे होते नहीं हैं, चाहे आप कितना ही दबाव बना लें, जब उनकी मर्जी होती है तभी वो पद छोड़ते हैं। बहरहाल ये पूरा मामला सामने आ गया और ईरान के विदेश मंत्री जिस तरह से अमेरिका को लेकर हड़का रहे हैं, सीधे तौर पर हड़का रहे हैं ट्वीट्स के जरिए, वो साफ तौर पे बता रहा है कि कितना कमजोर पड़ गया है अमेरिका और इजराइल का ये गठबंधन, जिसमें भारत भी कहीं ना कहीं शामिल होता हुआ दिख रहा है।